हेलो बच्चों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन कितना जानते हैं। ये चित्र में आप देखिएगा कि एक प्रोफाइल बनाई गई है इसमें, और कैसे कि अंदर किस तरीके से है, उसमें परतें हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, जो अब तक जो ड्रिलिंग हुई है, जो पृथ्वी के अंदर जो ड्रिलिंग हुई है 12 किलोमीटर तक हो पाई है आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। तो इसके बारे में 12 किलोमीटर तक अपन जानकारी मिली है इसके द्वारा और मशीनों के द्वारा। और जो अपन को ये देखिए दूसरा चित्र है जो ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी के बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में। अभी ये देखिएगा कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो 60 किलोमीटर के लगभग नीचे से निकलता है। तो अपन को एक जानकारी का स्रोत हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। एक स्रोत क्या हो गया? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो उससे गैसें, जलवाष्प, कंकड़, पत्थर और जो लावा निकलता है उसके आधार पर अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका में जो खदानें हैं सोने की, तो वहाँ पे भी लगभग 7-8 किलोमीटर तक या 4-5 किलोमीटर जो भी है वहाँ तक अपन को जानकारी मिली है। यानी इससे यहाँ तक व्यक्ति पृथ्वी के अंदर जा चुका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो क्रस्ट भाग है जो उसमें प्रवेश कर चुका है। और इसके अलावा आप देखिएगा कि पृथ्वी के अंदर ये देखो टेम्परेचर के दिखा रखा है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। इस चित्र के द्वारा स्पष्ट है। अब देखिएगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन अनुमान लगाते हैं वो कौन कौन से स्रोत है जिनसे ये पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। एक तो होते हैं प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत में एक तो ज्वालामुखी मैंने बताया ही था। ज्वालामुखी उद्गार से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किससे बनी हुई है। और दूसरा है भूकंप विज्ञान। भूकंप से भी जो इसकी जो तरंगें निकलती हैं उसके आधार पर पता चलता है कि ठोस द्रव गैस किस अवस्था में पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है। भूविज्ञान ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। अब इसके अलावा देखिएगा अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। अप्राकृतिक स्रोत में आ जाता है डेंसिटी, घनत्व, प्रेशर, दाब, टेम्परेचर, ताप। इन तीनों के आधार पे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा डेंसिटी, ये क्या होता है कि एक निश्चित एरिया में एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होगी। ये इसमें दो एक क्यूब बनाए हैं, उसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि एक निश्चित वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम है ये जो अंदर ये जो ये पूरा एक जो खाना है एक वॉल्यूम हो गया, इसमें कोई मटेरियल है उसका वजन जितना होगा वो उसकी क्या होगी? डेंसिटी। और अपन ये भी समझ सकते हैं जैसे वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो अपने परतों का जो भार अपने ऊपर है वो क्या है? घनत्व, वायु का घनत्व होता है। तो अब ये देखिएगा डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो बढ़ेंगी। क्या क्या? डेंसिटी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे अपन अंदर तो ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। वैज्ञानिकों ने, अब देखिएगा पॉइंट से, वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, मैंने कहा था कि घनत्व में वृद्धि होगी। पृथ्वी के अंदर जाने पर जब घनत्व बढ़ रहा है तो मतलब उसका प्रेशर भी, दाब भी बढ़ रहा है। और इससे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना हुआ है। डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी से दाब बढ़ रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो तत्व है पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो वो तत्व कैसे हैं? भारी तत्व हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर वापस वही अंदर जाएंगे तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ये
आगे जाके ये और तीव्र गति से तापमान बढ़ता है। ये देखिएगा, पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। ये स्वेज महोदय ने बताया था। इसका वर्गीकरण जो किया है, शियाल, सीमा और निफे। अब सियाल देखो, इसमें एक ये है क्रस्ट, मेंटल और क्रॉड, इसमें भी बांटा हुआ है इसको। अब क्रस्ट के बारे में देखिए, जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है। ठीक है, जो महाद्वीपीय भाग है वो क्या है, क्रस्ट है। और महासागरों में ये क्रस्ट क्या होती है, पतली होती है। देखिएगा, क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। ठीक है, मैंने बताया था अभी, महासागरों में कम क्रस्ट पाया जाता है और महाद्वीपों में क्रस्ट की परत मोटी पाई जाती है। अब क्रस्ट का निर्माण किस किस से होता है, शियाल। इसमें देखो 2 तत्व हैं, Si प्लस Al। Si का मतलब सियाल, सिलिका, और Al का मतलब एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम से जो तत्वों से जिसका निर्माण हो रहा है वो कौन सी परत है, शियाल, जिसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। अब इस परत का दूसरा नाम जो क्या कहते हैं, इसको लिथोस्फीयर। ऊपरी परत जो होती है उसका नाम क्या है, लिथोस्फीयर। और इस परत का घनत्व, जो शियाल है, जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फीयर है, उसका घनत्व होता है 2.75 से लेके 2.90 तक। ठीक है, ऊपरी परत है जो 2.575 से लेके जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कहाँ तक होता है, 2.90 तक, ये इसका घनत्व होता है। अब देखिएगा, क्रस्ट के बाद में मेंटल। अब मेंटल क्या होता है, सियाल के निचले वाला भाग होता है। ठीक है, क्रस्ट से निचले भाग को क्या कहते हैं, मेंटल। चित्र में देखिएगा, पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग इस मेंटल से बना हुआ होता है। और यह किन 2 तत्वों से बना हुआ है, देखो, सिलिका और मैग्नीशियम, ये 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। सियाल किससे बनी हुई थी, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और मेंटल का जो भाग है, ये सीमा, जिसे सीमा कहते हैं, उसका वो किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसका नाम सीमा रखा है। और जो क्रस्ट भाग था वो लिथोस्फीयर कहते हैं उसको, और सीमा वाले भाग है, जो मेंटल वाला भाग है, उसको क्या कहेंगे, पायरोस्फीयर। ठीक है, और इसका घनत्व 2.90 से 4.75 है। ठीक है, घनत्व बढ़ रहा है, देखिएगा। सिलिका और क्रस्ट का भाग है जिसका घनत्व इनसे कम था, और जैसे जैसे नीचे गए तो इनका घनत्व बढ़ गया। और जो इस भाग को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, अब तीसरा है कोर। अब कोर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्रोड, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहते हैं, और इसका निर्माण किससे होता है, निकेल और फेरियम, लोहे से, इन 2 तत्वों से बनता है, जिसको कोर कहते हैं। अभी इनका घनत्व इनसे और अधिक होता है, इनका घनत्व होता है 11 से 13, इनका घनत्व होता है। और इस परत को क्या कहेंगे, बैरोस्फीयर। तो क्रस्ट को लिथोस्फीयर, और मेंटल को पायरोस्फीयर, और जो कोर है, जो क्रोड है, उसको बैरोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, ये तीनों हो गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में। ठीक है, जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, उसके बारे में इसमें बताया है। और ये देखिएगा नेक्स्ट, जो ये मैं बताया था, सियाल, सीमा, निफे, ये क्या है, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक हैं स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, निफे, ये तीनों यही हैं। और अब ये देखिएगा, एक जो ये जो लास्ट चित्र है, ये जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में, देखो इसमें डेंसिटी घनत्व दिखा रखा है एक साइड में, गहराई दिखा रखी है एक साइड में, और जो असंबद्धता हैं वो दिखा रखी हैं, जैसे कि मोहो असंबद्धता और रैप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमान विचर्ड असंबद्धता, ये असंबद्धता है। और अब ये एक काट है पृथ्वी की। अब देखिएगा, अपन इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऊपरी है वो भाग क्या है, क्रस्ट। अब क्रस्ट को 2 भागों में बांटा है, एक तो होता है ऊपरी क्रस्ट और एक होता है निचला क्रस्ट। ठीक है,
अपर और लोअर क्रस्ट। उसके बाद में ऐसे ही मेंटल को ही दो भागों में बांटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और इसके बाद में जो तीसरा है, ये देखिएगा तीसरा है वो कौन सा है, आउटर कोर और इनर कोर। ये इस तरीके से क्रस्ट, मेंटल और कोर को के दो दो भाग कर दिए, ठीक है। अब ये देखिएगा कि जो असंबद्धता होती है ये क्या होती है, जैसे मोह असंबद्धता है, ये क्या है कि जो इनमें अंतर आता है, क्रस्ट में और घनत्व में अंतर आता है। जब घनत्व में अंतर होता है तब ये इनकी असमर्थताएं चेंज होती है, और घनत्व जितना अधिक होगा वो उस हिसाब से उनको असमर्थताओं को अलग अलग किया गया है। जैसे मेन है मोहरोविसिक असमर्थता, तो ये किन किन के बीच में पाई जाती है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है, मोहरोविसिक असंबद्धता। और गुटेनबर्ग असंबद्धता जो मुख्य है वो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य पाई जाती है, उसको क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके अलावा जो और भी है, जो दोनों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जा रही है, कोनार्ड असंबद्धता। ये देखो डेंसिटी के पास में लिखा हुआ है कोनार्ड असंबद्धता। और रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य पाई जाती है। और लेहमान बिचर्ट असंबद्धता कहाँ पाई जा रही है, ऊपरी कोर और निचली कोर के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अब ये देखिएगा डेप्थ, देखिएगा पृथ्वी की जो डेप्थ है, जो केंद्र है वो कितनी दूरी पे है, नीचे देखिएगा 6371 किलोमीटर, ये इसकी गहराई है। और ये जो इनकी अलग अलग गहराइयाँ इसमें दिखाई गई हैं, जैसे जो ऊपरी मेंटल और निचली कोर को जो अलग, निचली मेंटल और ऊपरी कोर को जो अलग कर रहा है वो देखिएगा कितने पे कर रहा है, 2885 किलोमीटर पर, जो गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से कोर, ऊपरी कोर और निचली कोर को जो लेहमान असंबद्धता पाई जाती है वो कितनी गहराई पर है, 5155 किलोमीटर पर। और जो केंद्र जो नीचे नीचे दे रखा है वो कितना है, 6371 किलोमीटर। अब इनका देखो ये दे रखा है लिथोस्फीयर, ये दे रखा है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड है, देखो लिथोस्फीयर लिख रखा है, कोष्टक में लिख रखा है सॉलिड, ठीक है। अब जो कोर में कोर है उसका जो ऊपरी कोर है, जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। और जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड अवस्था में है। ये इस तरीके से इसको बांटा गया है। और ये महत्वपूर्ण चित्र है, इसको आप इसको दर्शाना है आपको, अगर क्वेश्चन आता है बड़ा। ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने एक संक्षिप्त विवरण दिया है, आप बुक में पढ़ोगे। और कोई भी समस्या आती है तो मेरे से आप संपर्क करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, पर्सनल नंबर पर मेरे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।